India is a country of culture. India is a country of colors. India is a country of unity in diversity. पर फिर भी इंडियन सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा है जिस पर नॉर्मली फैमिलीज में खुलकर बात नहीं की जा सकती। एक सेक्शन ऐसा है जिसको सोसाइटी अपनाना नहीं चाहती, जिसको सोसाइटी अपना हिस्सा नहीं मानना चाहती। Hey everyone, welcome to Intellectual युवा। This is भूमिका गुणपाल और आज हम बात करने वाले हैं LGBT कम्युनिटी के बारे में। इस वीडियो में हम टोटल 4 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, कि आखिर ये LGBT कम्युनिटी है क्या। दूसरा, इंडियन हिस्ट्री के अंदर LGBT कम्युनिटी और होमोसेक्सुअलिटी का क्या रोल है। तीसरा, होमोसेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर क्या लॉज हैं, हमारी गवर्नमेंट का और सोशल इंस्टीट्यूशंस का इस पर क्या स्टैंड है। और आखिरी, हमारी सोसाइटी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ। LGBT का मतलब क्या है। Here L stands for lesbian, यानी कि एक फीमेल जो दूसरी फीमेल की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। G stands for gay, यानी कि एक मेल जो दूसरे मेल की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। B stands for bisexual, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मेल और फीमेल दोनों की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड है। एंड T ट्रांसजेंडर, यानी कि वो लोग जिनका बर्थ के टाइम पर जो जेंडर असाइन किया गया था, बड़े होने के बाद उनकी पर्सनालिटी, उनका अपीयरेंस, उनके इंटरेस्ट उस जेंडर से मैच नहीं करते। अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर इस LGBT कम्युनिटी का क्या रोल है या होमोसेक्सुअलिटी का क्या रोल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में या मिडिवियल हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टिक और लिटरेरी सोर्सेज मिलेंगे जो ये साबित करते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर होमोसेक्सुअलिटी ना ही सिर्फ प्रेजेंट थी बल्कि एक्सेप्टेड भी थी। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जब इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेडर्स का कोई इफेक्ट नहीं था, उस वक्त कामा सूत्रा जैसी बुक के अंदर मेल टू मेल सेक्सुअल प्लेजर्स और फीमेल टू फीमेल सेक्सुअल प्लेजर्स की बातें डिटेल में कही गई हैं। अगर आप उसके बाद MP के खजुराहो टेम्पल्स को देखेंगे तो वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे स्कल्प्टर्स मिलेंगे जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ इशारा करते हैं। मिडिवियल इंडिया के अंदर अगर हम आए तो बाबर की किताब बाबरनामा के अंदर एक बाबुरी नाम के व्यक्ति का जिक्र है जिसकी तरफ बाबर अट्रैक्ट हुए थे और उन्होंने उस व्यक्ति के लिए बहुत सारी पोएम्स डेडिकेट की थी। आप अगर ऋग्वेदा को पढ़ेंगे तो उसमें आपको 2 मेल गॉड्स नजर आएंगे जिनका खुद का एक बच्चा भी था। तो ना कि सिर्फ हमारे रिलीजियन में, हमारे लिटरेरी सोर्सेज में आपको हर जगह पर होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र देखने को मिलेगा। मतलब हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के अंदर ही होमोसेक्सुअलिटी थी एंड वी इंडियंस वर ओके विद इट। अब स्टोरी के अंदर चेंज कहां से आया। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उनका मेन कॉन्सेप्ट था इंडिया के अंदर अपना मार्केट सेटअप करना, और मार्केट सेटअप करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज की जिससे कि वो हमें लो क्वालिटी का साबित कर सके। उनका ये मानना था कि जो भी सूट बूट की चीजें हैं वो सब हाई क्वालिटी चीजें हैं और जो भी इंडियन लोकल चीजें हैं वो सब गलत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके हिसाब से गलत था, हमारा रिलीजन उनके हिसाब से गलत था। और इसी परंपरा के तहत 1960 के अंदर लॉर्ड मैकाले, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं, जिन्होंने हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदलकर उसको मॉडर्न या वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उन्होंने 1960 के अंदर सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग सभी अननेचुरल सेक्सेस को बैन कर दिया था। अब क्या है ये अननेचुरल सेक्सेस और क्या है नेचुरल सेक्स। उनके अकॉर्डिंग नेचुरल सेक्स वो रिलेशन है, वो इंटरकोर्स है जो एक मेल और एक फीमेल के बीच में होता है। उसके अलावा किसी भी टाइप के इंटरकोर्स को उन्होंने अननेचुरल कैटेगराइज कर दिया था। हमने अंग्रेजों को बहुत पहले देश से निकाल फेंका था, लेकिन हम उनकी बहुत सारी आइडियोलॉजीज को आज तक फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम। बट थैंक्स टू द नाज फाउंडेशन, जिन्होंने 2001 के अंदर LGBT कम्युनिटी के हक में आवाज उठाई और जिसके रिजल्ट के रूप में 2018 के अंदर सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज हो गया। अब जब ये सेक्शन ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज हो चुका है तो आज हम इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लीगलाइज किया है, ना कि होमोसेक्सुअल मैरिजेस को। अब बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का और हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस का इस पर क्या स्टैंड है।
गवर्नमेंट का कहना है कि सभी मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। ये एक सोशल इशू है और इस पर लोकसभा के अंदर डिबेट होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। लोगों को ये राइट होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके उनकी सोसाइटी में क्या होगा क्या नहीं। सोशल इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि भले ही इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको होमोसेक्सुअलिटी नजर आ रही है, लेकिन आपको होमोसेक्सुअल मैरिजेस के कोई साइन नजर नहीं आएंगे। तो क्यों ये जरूरी हो जाता है कि आपको मैरिजेस को लीगल करना है। अब हम बात करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के नजरिए से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक फ्रीडम, एक राइट इशू करता है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उन्हें आजादी होती है अपना पार्टनर चूज करने की, उन्हें आजादी होती है अपनी पसंद से जीने की। क्या उन पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाकर हम अपने संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? क्या हम उनके राइट्स को उनसे नहीं छीन रहे हैं? सोचिएगा, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक नॉर्मल एलजीबीटी कम्युनिटी का कपल मैरिज के ना होने की वजह से फेस करता है। नंबर 1, यानी कि अगर आप लीगली एक होम लोन चाह रहे हो, कंबाइंड होम लोन, तो आपको वो नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि लीगली आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है और आप दोनों लीगली एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। दूसरा, अगर दो में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर का उसकी प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं होता है। रीजन, अगेन, वो लीगली एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। दो में से एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवा सकता है, बिकॉज दे आर लीगली नॉट मैरिड। इंडिया के अंदर एडॉप्शन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि एक सिंगल फीमेल पेरेंट, एक मदर बन सकती है एक फीमेल चाइल्ड को या एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करके। एक सिंगल पेरेंट मेल सिर्फ एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन होमोसेक्सुअल कपल्स बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोनों में से किसी एक के बिहाफ पे उसको सिंगल पेरेंट बनाकर भी बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं तो दूसरे पेरेंट का उस बच्चे के ऊपर कोई लीगल राइट नहीं होगा। शायद ये इतनी प्रॉब्लम्स काफी हैं इस चीज को समझने के लिए। इन मुद्दों पर सोशल इंस्टीट्यूशंस का, रिलीजन्स का ये कहना है कि सोसाइटी की एक फंडामेंटल यूनिट होती है फैमिली, जिसका बेसिक काम होता है रिप्रोड्यूस करना और सोसाइटी को आगे बढ़ाना। अगर ये होमोसेक्सुअल कपल्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट इज द नीड ऑफ बीइंग गेटिंग मैरिड। अकॉर्डिंग टू मी, शादी का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो बाय कंसेंट बच्चे पैदा नहीं करते हैं। दैट डजंट मीन कि उनकी शादी वैलिड नहीं होनी चाहिए। एक शादी का मतलब एक कमिटमेंट होता है, एक लाइफ टाइम सपोर्ट होता है एक दूसरे का। इट इज नॉट ओनली फॉर रिप्रोडक्शन और गेटिंग चिल्ड्रन। अब बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी का क्या रुख है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। ये बताते हुए मुझे खेद होता है कि शायद कुछ हद तक हम अपने देश के अंदर दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम एलजीबीटी कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि एक अच्छी न्यूज ये है कि 2001 में जब 70% इंडियंस एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ थे, वो रेशियो, वो परसेंटेज 2018 के अंदर घट के 30% पर आ चुकी है। मतलब अब काफी लोग ऐसे हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं हमारी, क्या हम इन लोगों को अपनाने के लिए तैयार हैं? एलजीबीटी कम्युनिटी की मैरिज क्या हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है? नहीं। क्या उन्हें ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकें उनको अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है? बिल्कुल। लेकिन हम अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आज भी इस कम्युनिटी को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। अगर हम स्ट्रेट भी हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने दोस्तों का मजाक कुछ इस तरह से उड़ाते हैं कि हम कहीं ना कहीं एलजीबीटी कम्युनिटी की इंसल्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों को ट्रांसजेंडर करके डिनोट करना, दोस्तों को किन्नर बोल देना, या मैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं बोल सकती ऑन कैमरा, लेकिन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सब बोलकर हम कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी की इंसल्ट करते हैं। हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जिन जिन देशों ने एलजीबीटी कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया है, उनकी मैरिजेस को एक्सेप्ट किया है, वो सभी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर इंडिया को डेवलप होना है तो हमें लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करना पड़ेगा। हमें लोगों के थॉट्स की, लोगों के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने देश के अंदर डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सके, ताकि इंडिया से कोई भी कपल बाहर जाकर शादी ना करे। वो हमारे लोग हैं, उन्हें हमारी धरती पर महफूज फील करना चाहिए।
इंटेलेक्चुअल युवा, एक यूथ प्लेटफॉर्म बनाने के इरादे से मैंने शुरू किया था और इस मुद्दे को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का मेन मकसद यही है कि वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इन मुद्दों पर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी जेंडर से नफरत कर सकते हैं, हम पर कोई सवाल नहीं उठता। शायद सारी बंदिशें प्यार करने पर है। जय हिंद।